आज हम बात करेंगे जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर। जी हाँ, 29 जून को दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अभी से एक साल पहले जब जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तब जदयू महागठबंधन का हिस्सा था, यानी आरजेडी का हिस्सा था, और उसी बैठक के बाद जदयू आरजेडी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के दामन को थामा था। लेकिन अब सवाल ये उत्पन्न हो रहा है और विपक्ष के तमाम लोग इस बात पे जोर दे रहे हैं कि एनडीए की सरकार जो वर्तमान में केंद्र की नई नवेली सरकार बनी है, ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। और ये भी प्रयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो मोदी 3.0 में जो मंत्रिमंडल दिया गया है, उस मंत्रिमंडल से नीतीश कुमार खुश नहीं है। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि 29 जून को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि पिछली बार ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद वो पदभार नीतीश कुमार के हाथ में आया था। और नीतीश कुमार अभी वर्तमान में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। तो इस वक्त ये लाजमी हो जा रहा है कि क्या जदयू किस विजन को लेके चल रही है और किस मुद्दे पे जदयू बैठक करने जा रही है। क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद फिर से किसी अन्य नेता को सौंपा जाता है, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही होते हैं, या फिर बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें उसको लेके भी क्या चर्चा हो सकती है इस कार्यकारिणी की बैठक में। हम आपको एक एक करके पहले बताते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि इस बार लोकसभा चुनाव में जदयू का क्या परफॉर्मेंस रहा। जदयू की अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो जदयू 75% की स्ट्राइक रेट के साथ एक अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है लोकसभा चुनाव में। तकरीबन आप मान के चले कि जदयू 16 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ी, जिसमें से 12 सीट पर जदयू जीत हासिल की। इसको एक तरीके से ऐसे भी देखा जा सकता है कि जदयू 15 सीट पे ही चुनाव लड़ी, क्योंकि किशनगंज पिछले बार भी जदयू हार चुकी थी और इस बार भी किशनगंज पहले से ही पता था जदयू को भी और अन्य नेताओं को भी पता था कि जदयू किशनगंज की सीट नहीं जीतेगी और जदयू नहीं जीती। तो 15 की स्ट्राइक इसको मान के चलते हैं। 15 पे अगर 12 सीट जीतती है तो जदयू के लिए कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं रहा। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं जो अभी वर्तमान में केंद्र में बड़े भाई की भूमिका में है, तो वो बिहार में 17 सीट पर लोकसभा की चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 12 सीट भाजपा के खाते में आया, यानी जदयू से ज्यादा सीट पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन जदयू के इतना ही सीट जीत पाई। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उत्पन्न हो रहा है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में क्या जदयू का यही परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी यानी तेजस्वी यादव तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं नीतीश कुमार के कामों को लेकर, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इसका मुद्दा खासतौर पर नौकरी का मुद्दा हो, नीतीश कुमार को इसका श्रेय नहीं दे रहे हैं और जनता इस बार ये भाई बात। और नो डाउट बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी का खाता नहीं खुलता है, जमानत जब्त हो जाता है, वो अगर इस बार 3-4 सीट ले आई है तो एक अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। अब हम जरा आपको बताते हैं कि जदयू नीतीश कुमार हमेशा बिहार की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं, और सोशल इंजीनियरिंग जो नीतीश कुमार की है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है खासतौर पर राजनीति में। और जहानाबाद 2019 अगर हम तो आपको याद होगा 2019 का चुनाव, तो उसमें आप देखेंगे कि जहानाबाद भूमिहार के कोटे में वो सीट दिया गया, और इस बार भी जहानाबाद में नीतीश कुमार एक एक्सपेरिमेंट करने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन भले वो उस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए। जदयू जहानाबाद की सीट हार गई और वहां से भूमिहार उम्मीदवार दिया गया था। आपको याद होगा कि 2005 में बिहार में एक नारा दिया गया था नीतीश कुमार यानी जदयू को लेके कि कुर्मी को ताज और भूमिहार को राज। तो ये आज तक का जो समीकरण जदयू का रहा, इसको लेके उसमें खूब भरपूर प्रयास किया गया। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पे ये उत्पन्न हो रहा है कि ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और ललन सिंह जब मोदी कैबिनेट में केंद्र सरकार में चले गए हैं, तो अब अभी वर्तमान में बिहार में जदयू के पास कोई भूमिहार का चेहरा दिख नहीं रहा है। ऐसे में ये भी मंथन का विषय है कि जब जदयू इस बात को कहती है कि हम पूरे A to Z
की पार्टी है, तो क्या ए टू जेड की पार्टी में सवर्ण की यहाँ पे भूमिका जदयू में अब नहीं दिखाई दे रही है। आपको याद है कि वशिष्ठ नारायण सिंह जदयू के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वो आज भी बुनियाद समझते हैं, वो आज भी जब वहां पे जदयू के कार्यालय में पहुंचते हैं तो जदयू के कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके हाथ पांव भी फूलने लगते वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम सुनने के बाद। संजय झा सवर्ण नेता है, लेकिन संजय झा को राज्यसभा भेजा गया है। अब ये भी चर्चा का विषय है कि संजय सिंह को लेकर क्या कोई नई जिम्मेदारी भी कार्यकारिणी में दिया जाता है, संगठन में कोई नई जिम्मेदारी भी दी जाती है या नहीं दी जाती है। और अभी वर्तमान में जदयू का जो स्थिति है उसमें जदयू सवर्ण श्रृंगार विहीन हो गया, यानी जदयू के पास बिहार में अभी कोई सवर्ण राजनेता नहीं है। ललन सिंह और जो कुछ जाने माने जो चेहरा है उनको छोड़ दिया जाए तो संगठन के रूप में सवर्ण नेता का अभाव है, उसको भी लेकर चर्चा किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस कार्यकारिणी में 2025 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव काफी अहम है और 2025 का चुनाव पे भी मंथन होगा कि 2025 का चुनाव कैसे लड़ा जाए। क्या जदयू जो अभी बिहार में 3 नंबर की पार्टी बनकर आई है वो कैसे 1 नंबर पे पहुंच पाए, इसको भी लेकर मंथन किया जाएगा। और विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा है उसकी लड़ाई एक लंबे वक्त से चल रही है और विपक्ष इस मुद्दे को खूब बिहार विधानसभा चुनाव में भुनाएगा और तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को खूब भुनाएंगे। यह बात नीतीश कुमार खूब जान रहे हैं, तो इस पर भी एक नया समीकरण तय करने का प्रयास किया जाएगा कि इसको कैसे काउंटर किया जाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। अब केंद्र और राज्य में दोनों जगह एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार हमेशा से इस बात को कहते हैं कि जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब विशेष राज्य का जब नीतीश कुमार यानी जदयू केंद्र सरकार में शामिल है, गठबंधन है, उनका मंत्रिमंडल में शामिल है, तो क्या विशेष राज्य के दर्जे पे नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है, क्या वो उसको दिला पाते हैं या नहीं दिला पाते हैं, इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव आने वाले समय में इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पे खूब भुनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में अब जदयू को ये तय करना है, अगर नीतीश कुमार को 2025 में मुख्यमंत्री का पद चाहिए तो नीतीश कुमार को ये तय करना होगा कि किस प्रकार से आगे की रणनीति बनाया जाए। हमारा जो अभी का वर्तमान स्ट्राइक रेट है, इस स्ट्राइक रेट को कैसे आगे विधानसभा के चुनाव में इसको बरकरार रखा जाए या फिर एक बेहतर स्ट्राइक रेट निकालकर सामने लाया जाए। ये तमाम चीजें हैं और देखना है कि इस पे क्या कुछ चर्चा होती है और नीतीश कुमार को क्या फिर से जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना जाता है या फिर किसी और व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाती है। ललन सिंह को भी देखे कहा जाता है, लेकिन ललन सिंह को अब ये जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी क्योंकि ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं। तो फिलहाल आपको याद होगा जब पिछली बार ललन सिंह जब इस मंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था तो वो इसी बात को कह रहे थे कि मुझे 2024 लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मुझे वो चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप उसको जाके देख भी सकते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ और मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का भी वक्त आ गया है। 2025 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासतौर पर भारतीय राजनीति की एक दिशा और दशा तय करने वाला बिहार का विधानसभा का चुनाव होगा। तेजस्वी यादव के लिए भी ये विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा और तेजस्वी यादव एक तरफ टाइट होते हैं कि विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनेगी, एक तरफ नीतीश कुमार और अन्य राजनीतिक दल आरजेडी को जो कहते हैं कि एमओआई की पार्टी रही। एक समय था जब आरजेडी एक नारा देता था कि बिहार से भूरा बाल को साफ करना है। क्या वही भूरा बाल आज जदयू के कोटे में, जदयू के संगठन में दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी एक चर्चा का विषय है। ये तमाम मुद्दों पे चर्चा होगा, देखना है कि इसमें क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।